हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बानाक स्पेस डिस्कस करा था कि बानाक स्पेस क्या होता है। तो कोई भी नॉर्म्ड स्पेस जहाँ पे हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है उसको हम बोलते हैं बानाक स्पेस। दो बानाक स्पेस हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और वहाँ पे जो हम लोगों ने नॉर्म पढ़ा था वो क्या था, एब्सोल्यूट साइन। तो ये दोनों हमेशा ही नॉर्म स्पेस होते हैं। और हमने पढ़ा कि फंक्शनल एनालिसिस में जब भी हम फील्ड की बात करेंगे वो या तो रियल नंबर्स की फील्ड होगी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होगी। तो यानी कि फंक्शनल एनालिसिस में जब भी हमारे पास इन जनरल के फील्ड में कोई भी सीक्वेंस दी होगी जो कि कॉशी है तो हम उसको कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे नॉर्म्ड स्पेसेस देखेंगे जो कि बानाक स्पेस बनते हैं। सबसे पहली बात तो सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। सीक्वेंस, आपको पता है कि सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और अगर हमको किसी भी nth टर्म की बात करनी होती है तो हम xn बोलते हैं। xn इज़ दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। n बताते हैं कि किस नंबर के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर nth नंबर की nth एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसको xn से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जब आप रियल नंबर सीक्वेंस की बात करते थे तो वहाँ पे कोई भी इंडेक्स हो, इंडेक्स 1 में भी आपका एक रियल नंबर ही होता था, इंडेक्स 2 में भी आपका एक रियल नंबर होता था। तो यानी कि हर एक n के लिए एक रियल नंबर आपके पास होता था। जब आप रियल नंबर में ना होकर R2 में होंगे उस केस में आपकी सीक्वेंस कैसे दिखेगी। सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट xn किस टाइप का होगा। xn जो होगा वो एक 2 टपल फॉर्म का एलिमेंट होगा, क्योंकि R2 में हर एक एलिमेंट कैसा होता है, ऑर्डर 2 टपल का होता है। तो कोई भी x अगर R2 में है तो किस टाइप का दिखता होगा, xi1 xi2 इस टाइप का। तो यानी xn किस टाइप का दिखता होगा, ऐसे ही 2 टपल्स xi1 xi2। इसको इंडेक्स n देने के लिए कि ये xn के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये xn के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट है, हम लोग ऊपर इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं xi1n और xi2n। ठीक है, तो R2 में nth एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस xn, अगर xn हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है तो इसमें हर एक एलिमेंट 2 टपल्स, ऑर्डर 2 टपल्स टाइप का होगा, जिसको कि इंडेक्स n मतलब सीक्वेंस की इंडेक्सिंग देने के लिए हम लोग उसके टॉप पे इंडेक्सिंग लिख देते हैं। अगर हम xm एलिमेंट की बात कर रहे होंगे तो उसमें भी 2 टपल्स होंगे, और क्योंकि m इंडेक्स है तो उसकी इंडेक्सिंग हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं Rn की बात कर रही हूँ, Rn में अगर कोई एक सीक्वेंस है xn, कोई भी एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के nth एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ तो किस टाइप का दिखता होगा। इस n का मतलब है n कोऑर्डिनेट्स। चलो इसको थोड़ा अलग नोटेशन दे देते हैं। xm एक सीक्वेंस है, m गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, तो किस टाइप का दिखता होगा xm, n टपल्स होंगे, xi1 xi2 ऐसे करते करते xim तक। लेकिन क्योंकि हम इस सीक्वेंस के mth एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको इंडेक्सिंग देने के लिए हम यहाँ m लिख देते हैं। ठीक है, ये m दिखा रहा है कि सीक्वेंस के कौन से एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, और ये वाली इंडेक्सिंग दिखा रही है कि इस एलिमेंट xm का कौन सा कोऑर्डिनेट चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ xm, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ xm और nth कोऑर्डिनेट ऑफ xm, nth कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई कि ये जो ऊपर इंडेक्सिंग लिखी है ये सीक्वेंस के कौन से एलिमेंट चल रही है उसकी इंडेक्सिंग है, और ये जो इंडेक्सिंग है ये इस एलिमेंट का कौन सा कोऑर्डिनेट चल रहा है उसकी इंडेक्सिंग है। तो आज हम लोग देखेंगे कि Rn जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो नॉर्म 2 के रिस्पेक्ट में बानाक स्पेस बनता है। ये नॉर्म्ड स्पेस है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये बानाक स्पेस भी होता है। बानाक स्पेस के लिए हमको क्या चाहिए कि ये स्पेस जो है ये कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस हो, यानी कि इसमें अगर मैं कोई भी कॉशी सीक्वेंस कंसीडर कर रही हूँ तो वो कॉशी सीक्वेंस क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो ये हम लोग दिखाएंगे कैसे, हम दिखाएंगे आज Rn हो या फिर Cn हो, दोनों में से कोई सी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस हो, दोनों के लिए जो प्रूफ होगा वो सेम होगा।
आर एन आपको पता है एन टपल्स होते हैं, जिसमें से हर एक कोऑर्डिनेट जो है, हर एक कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। ऐसे ही सी एन में भी एन टपल्स होते हैं, जहाँ पे हर एक कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमें क्या दिखाना है कि आर एन और सी एन जो है वो नॉर्म 2 के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है, यानी हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो हमने इन जनरल एक्स एम कोई भी एक कॉशी सीक्वेंस कंसिडर कर ली। के एन में हम के एन रिप्रेजेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि के हमारा आर भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो बार बार ऐसे आर एन एंड सी एन लिखने से अच्छा इन जनरल हम के एन की बात करें कि के एन में से अगर हमने कोई भी एक कॉशी सीक्वेंस कंसिडर कर ली जहाँ पे एक्स एम क्या है, एक्स एम एमथ एलिमेंट है इस सीक्वेंस का एमथ एलिमेंट दिखाने के लिए एक्स एम को इन एन टपल्स में दिखाने के लिए हमने उनकी इंडेक्सिंग कर दी एम से। तो ये जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एम है ये दिखा रहा है कि सीक्वेंस का कौन सा एलिमेंट है, और ये जो नीचे 1 2 3 4 और एन तक हैं ये दिखा रहे हैं कि ये के एन कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी एक्स एम जो एलिमेंट है वो के एन में है, इसीलिए इसके पास एन कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये सीक्वेंस का एमथ एलिमेंट है इसलिए सुपरस्क्रिप्ट में एम। आई होप कि अब ये क्लियर होगा। तो क्योंकि ये कॉशी सीक्वेंस हमने कंसिडर करी है के एन से, कॉशी सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट कि फॉर एवरी एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट एन नॉट, एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा सच दैट कि उससे बड़े या उससे इक्वल अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसिडर कर लूँ तो उनकी डिस्टेंस यानी नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स पी नॉर्म 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट कि उसके बाद मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लूँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एम और एक्स पी का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम नॉर्म स्पेस में हैं तो जो डिस्टेंस है वो नॉर्म 2 के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है ये, क्योंकि हमारी सीक्वेंस कॉशी है इसका मतलब ये सीक्वेंस इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी इस कंडीशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स पी इज लेस देन एप्सिलॉन का क्या मतलब है, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi m minus xi p to the power 2 I varying from 1 to n to the power 1/2 less than epsilon। यहाँ से ये कैसे आया, ये समझ आया। एक्स एम क्या है, इस टाइप का दिखता है एक्स एम, और एक्स पी क्या है, इसी टाइप का दिखता है एक्स पी, बस जहाँ जहाँ पे एम है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो कैसे लेते हैं डिफरेंस, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम डिफरेंस लेते हैं। xi1 माइनस xi1, बस यहाँ पे m वहाँ पे p, xi2 माइनस xi2 m और p, बस ये डिफरेंस होगा। तो इन जनरल अगर ith कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हम लिख रहे हैं तो क्या होगा, xi m माइनस xi p। ठीक है, टू दी पावर 2 ये क्या है, नॉर्म की डेफिनेशन थी। अगर हम किसी भी एलिमेंट पे नॉर्म लगा रहे हैं, अगर हम एक्स एम का नॉर्म निकाल रहे हैं एक्स एम का नॉर्म 2 क्या होता था, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n टू दी पावर 1/2 ये होता था। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर है तो उसका नॉर्म इस तरीके से डिफाइंड होता था। ये इस केस में क्या है, एलिमेंट एक्स एम माइनस एक्स पी है। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस करके ये एलिमेंट तुम पता करोगे तो ये एलिमेंट होगा क्या, हर एक एलिमेंट, तो ये एलिमेंट क्या होगा, मैंने तुमको बताया कि जो एक्स एम है वो किस टाइप का दिखता है, एन कोऑर्डिनेट्स होंगे, और क्योंकि m यहाँ पे इंडेक्स है तो उस इंडेक्स को हमने यहाँ दे दिया है। ऐसी xp कैसा दिखता होगा, xi1p xi2p, और ऐसी कहाँ तक, xinp तक। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट अगर सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स एम माइनस एक्स पी कैसे निकालते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा दिखता होगा, xi1m माइनस xi1p, ऐसी xi2m माइनस xi2p,
ऐसे करते करते कहाँ तक, ज़ाई एन एम माइनस ज़ाई एन पी। ठीक है, तो अगर अब मैं एक्स एम माइनस एक्स पी का नॉर्म 2 लिख रही हूँ तो वो क्या होगा, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ith कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। तो इसका ith कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ाई आई एम माइनस ज़ाई आई पी टू दी पावर p टू दी पावर 2 i रनिंग फ्रॉम 1 to n टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ से आया इस स्टेप के बाद ये उन दोनों का ith कोऑर्डिनेट का डिफरेंस टू दी पावर 2 i रनिंग फ्रॉम 1 to n टू दी पावर हाफ लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस रूट को अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो भी लेस देन का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ाई आई एम माइनस ज़ाई आई पी स्क्वायर इज़ लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। बस इस रूट को हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। सम ऑफ समेशन आई 1 से n तक इसका लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि ये हर एक टर्म लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है। सही कहा, क्योंकि हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है इस एब्सोल्यूट साइन की वजह से और सबका सम लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है। तो इसका मतलब हर एक टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर ही होगी। तो वही चीज़ हमने लिखी है नेक्स्ट लाइन में समेशन हटा करके कि इसका मतलब है कि हर एक टर्म लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर होगी फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। और इसका मतलब क्या है, अब इस डेफिनेशन को वापस देखो, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हमने बोला हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट कि उस नेचुरल नंबर के बाद मैं कोई भी m और p कंसीडर करूं, उनके लिए ज़ाई आई एम माइनस ज़ाई आई पी का स्क्वायर जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर होगा। अब मेरी डेफिनेशन ये बन गई है। इस डेफिनेशन को समझाती हूँ कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी आए यहाँ पे भी आए, यानी कि कोई ith कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया। ith कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया यानी आपको पता है कि अगर Rn की बात हम कर रहे हैं तो उसमें n कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसी भी एलिमेंट के n कोऑर्डिनेट्स होंगे और उसमें से हर एक कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक अलग रियल नंबर होता है। ये भी एक रियल नंबर होगा, ये भी ऐसी, ये भी एक रियल नंबर होगा। हमने क्या प्रूफ करा कि मैंने एक बार लिखा है एक्स एम, एक बार लिखा है एक्स पी, ऐसी इस सीक्वेंस के, क्योंकि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस में, उसमें से कोई भी दो हमने कंसिडर करें हैं। तो ऐसे ये कहाँ तक चलते जा रहे होंगे, ज़ाई x1 के लिए ज़ाई 1 x2 के लिए ज़ाई 1 2, x3 के लिए ज़ाई 1 3, x4 के लिए ज़ाई 1 4, x5 के लिए ज़ाई 1 5। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि ये हमारी एक सीक्वेंस बन रही है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या फिर सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो हमारी एक सीक्वेंस बन रही है। अगर आप n कोऑर्डिनेट्स पूरे कंसीडर ना करके केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करो तो वो भी तो आपकी एक सीक्वेंस बन रही है। ऐसी सेकंड कोऑर्डिनेट से आपकी एक सीक्वेंस बन रही है, ऐसी थर्ड कोऑर्डिनेट से, ऐसे आपके पास n सीक्वेंसेस बन रही हैं। ठीक है, n सीक्वेंसेस बन रही हैं और उन सीक्वेंसेस को अगर आप एक बार को ये भूल जाओ ith कोऑर्डिनेट क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया है, तो जैसे अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैं आपको ये डेफिनेशन लिख के वापस बताती हूँ कि डेफिनेशन मेरी अब क्या बन गई है कि हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा सच दैट कि उस नेचुरल नंबर के बाद m और p कोई भी दो नेचुरल नंबर में कंसीडर कर लूँ, उनके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन ज़ाई m और ज़ाई p होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, जहाँ पे आई कोई एक फिक्स्ड है, अगर 1 है तो 1 यहाँ पे फिक्स्ड है।
हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट कि xi1m और xi1p लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्या आप इसको इससे कंपेयर कर पा रहे हो कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट कि उसके बाद मैं किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को कंसीडर करूं, उनके लिए xm और xp, यहाँ पे मैं इस xm और xp की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल कोई भी दो रियल नंबर की बात कर रही हूँ या फिर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ। कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता था? इस सेंटेंस का मतलब होता था कि जो मेरा सीक्वेंस है n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, ये क्या है? कॉशी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस xm ना होकर के क्या है? यहाँ पे सीक्वेंस है xi1m। xi1m वाली जो सीक्वेंस है जहाँ पे m वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, वो सीक्वेंस मेरी क्या है? कॉशी सीक्वेंस है ना। xi1m वाली जो सीक्वेंस बन रही है जहाँ पे 1 फिक्स्ड है और m वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, वो मेरी सीक्वेंस कॉशी है। ये इस स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है। ऐसी i = 2 के लिए जो xi2m वाली जो सीक्वेंस है मेरी, वो मेरी कॉशी सीक्वेंस है। ऐसी करते करते कहाँ तक? xi(n)m वाली जो सीक्वेंस है मेरी, m = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो मेरी सीक्वेंस क्या है? वो मेरी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। xi1m आप इमेजिन कर पा रहे हो किस टाइप की सीक्वेंस दिखती होगी? xi11, xi12, xi13, xi14, इस टाइप की एक सीक्वेंस दिखती होगी। ऐसी जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है वो बना रहा है xi21, xi22, xi23, ठीक है, इसकी एक सीक्वेंस बन रही है। ऐसी जो थर्ड कोऑर्डिनेट है xi31, xi32, xi33, ये भी एक सीक्वेंस बना रहा है। ऐसी हमारे पास कितनी सीक्वेंसेस बन रही हैं? n सीक्वेंसेस बन रही हैं। और वो n की n सीक्वेंसेस, यानी हर एक i के लिए ये सीक्वेंस क्या है? कॉशी सीक्वेंस है। और आपको पता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, या तो हमारा जो kn है वो या तो cn है या फिर rn है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी हम k में किसी सीक्वेंस के कॉशी होने की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या फिर वो रियल नंबर्स हैं। तो यानी कि या तो वो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन रही है या फिर वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन रही है। अगर ये सीक्वेंस कॉशी आ रही है इस स्टेटमेंट से, तो क्या मैं इसको कन्वर्जेंट बोल सकती हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंसेस होती हैं और जो रियल नंबर की सीक्वेंसेस होती हैं, अगर वो कॉशी है तो वो कन्वर्जेंट होगी। जो हमारा R और C है वो दोनों के दोनों क्या हैं? बानाक स्पेसेस हैं। तो यानी कि ये कॉशी है तो ये कन्वर्जेंट भी होगी, ये कॉशी है तो कन्वर्जेंट भी होगी। ऐसी ये n की n सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्जेंट है। ये किसी को कन्वर्ज कर रही हैं, किसी एलिमेंट को। तो मैंने उस एलिमेंट को सिंबल दे दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये जिसको कन्वर्ज कर रही है वो xi1 है। ऐसी जो सेकंड कोऑर्डिनेट वाली सीक्वेंसेस जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो xi2 है। ऐसी थर्ड नंबर की जो कोऑर्डिनेट है, जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, वो जिस सीक्वेंस को बना रही है, वो जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, उसको मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी xi3। ऐसी जो xi(n) है, xi(n) के लिए जो सीक्वेंस बन रही है, nth कोऑर्डिनेट पे जो सीक्वेंस बन रही है वो xi(n) पे कन्वर्ज कर रही है। यानी कि मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन दे दी कोऑर्डिनेट के हिसाब से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है तो xi1 पे कन्वर्ज कर रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट की है तो xi2 पे, थर्ड कोऑर्डिनेट की है तो xi3 पे, और ऐसी xi(n) पे कन्वर्ज कर रही है। ये भी तो एक n टपल बन गया मेरे लिए, है ना। xi1, xi2, xi3 ऐसे करते करते xi(n) बन गया। तो यानी कि ये अगर मैं इन सब को कंसीडर करूँ तो ये भी मेरे kn के ही कोई एलिमेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि xi1 वाली सीक्वेंसेस, xi11, ये वाली जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जो सीक्वेंसेस बन रही है वो या तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो सकती है या फिर सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। और ये दोनों ही स्पेसेस हमारे कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेसेस होते हैं।
यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की ये सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रही है, तो जिस नंबर पे वो कन्वर्ज करेगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Xi2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है, तो जिस नंबर पे वो कन्वर्ज कर रही है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ऐसी अगर ये वाली थर्ड कोऑर्डिनेट वाली सीक्वेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है, तो जिस पे वो कन्वर्ज करेगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसे करते करते हमारे ये जो n के n कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएंगे। और अगर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो ये Cn में बिलोंग करेगा। और या फिर क्या हो सकता है कि हमारे ये सारे कोऑर्डिनेट्स इस सीक्वेंस के क्या थे, रियल नंबर थे, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल स्पेस था वो Rn था। अगर वो Rn था तो ये सब के सब रियल नंबर्स थे, और रियल नंबर जो है वो रियल नंबर का जो स्पेस है वो भी हमारा एक कंप्लीट स्पेस होता है। तो यानी कि अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगी। ऐसी जितनी n सीक्वेंसेस हमारी बन रही हैं वो सारी की सारी किस पे कन्वर्ज करेगी, रियल नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी। तो जो हमारे रिजल्टेंट एलिमेंट बन रहा है इन सब की लिमिट्स लेकर के, वो भी कहाँ होगा, Rn में ही होगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर हमने Kn में से सीक्वेंसेस उठाई हैं और उनकी हर एक ith कोऑर्डिनेट कन्वर्ज कर रही है, तो वो किसी K के एलिमेंट पे ही कन्वर्ज करेगी। तो यही चीज़ हम लोगों ने कैसे लिखी है वो देखो, कि इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि हर एक फिक्स्ड i के लिए जो हमारी सीक्वेंस Xi m बनी है, जहाँ पे m वेरी कर रहा है, वो एक कॉची सीक्वेंस है K में। यहाँ पे K या तो R हो सकता है या फिर C हो सकता है। अब आपको पता है कि K कंप्लीट होता है, K कंप्लीट है यानी कि Xi m जो मेरी सीक्वेंस बनी है, जो कॉची है ith कोऑर्डिनेट की जो सीक्वेंस बनी है, वो हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। अगर वो कन्वर्ज कर रही है, K कंप्लीट है, तो कन्वर्ज भी कहाँ करेगी, K में करेगी। ठीक है, तो मान लिया मैंने, क्योंकि ये ith कोऑर्डिनेट की सीक्वेंस है, तो इसीलिए मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दी इसके लिमिट को वो I से ही दी है। तो यानी Xi m Xi पे कन्वर्ज कर रहा है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी Xi m टेंड्स टू Xi। यूजिंग ऑल दीज लिमिट्स का मतलब है i इज़ इक्वल टू 1 के लिए, i इज़ इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे करते करते आपके पास सारी की सारी n लिमिट्स आई n सीक्वेंसेस के लिए। तो उन सब को यूज़ करके मैंने एक नया एलिमेंट कंसीडर करा x। कैसा दिखता है वो, Xi1 Xi2 अप टू Xn टाइप का, और वो Kn में बिलोंग करता है। कैसे करता है वो मैंने अभी आपको बताया। Kn या तो Cn हो सकता है या फिर Rn हो सकता है, जो भी हमको स्पेस गिवन है उस हिसाब से Kn होगा। ठीक है, तो अगर अब मुझे क्या दिखाना है कि ये जो x है, ये मैंने ये तो दिखा दिया कि Kn में बिलोंग करता है। मुझे दिखाना क्या है कि ये लिमिट है। अभी तक मैंने केवल इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स की बात करी है कि Xi1 m जो है वो Xi1 पे कन्वर्ज कर रहा है, Xi2 m जो है Xi2 पे कन्वर्ज कर रही है। मैंने अभी इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स की बात करी है। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये जो हमारा पूरा वो बन रहा है, ये जो हमारा पूरा एलिमेंट यानी एक्स एम वाली जो सीक्वेंस है Rn में जो है, जिसके एलिमेंट्स किस टाइप के दिख रहे होंगे, इस टाइप के दिख रहे होंगे। Xi1 m Xi2 m Xn m, इस टाइप के जो एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या है, n कोऑर्डिनेट टाइप का है। वो जो सीक्वेंस है वो x पे कन्वर्ज कर रही है। ये मेरा मेन एम था। ठीक है, तो मैंने उनको कोऑर्डिनेट वाइज तो कन्वर्जेंस दिखा दी है। मुझे क्या बताना है कि जो एक्स एम है वो एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। तो उसके लिए बस मुझे क्या लेना है, जो मेरी सेकंड स्टेटमेंट थी, सेकंड स्टेटमेंट यानी ये वाली। यहाँ पे अगर मैं p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दूँ, अगर यहाँ पे मैं p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दूँ तो क्या आएगा, Xi p में लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ तो क्या आएगा, Xi आएगा। क्योंकि अभी मैं देख चुकी हूँ कि Xi p वाली जो सीक्वेंस है, जहाँ पे p वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, Xi पे कन्वर्ज कर रही है। तो मैंने बस इस स्टेटमेंट में मैंने p टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n Xi m माइनस Xi का स्क्वायर टू द पावर हाफ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। और वो है क्या बाय डेफिनेशन, वो है एक्स एम माइनस एक्स
क्योंकि ज़ाई आई किसका एलिमेंट है, एक्स का ith एलिमेंट है ना, तो वो हमारे पास क्या है एक्स एम माइनस एक्स। तो यहाँ पे p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया, जिससे हमारी लिमिट आई ज़ाई आई। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में अगर मैं p टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट एक्स एम माइनस एक्स का नॉर्म 2 लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी m ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n नॉट के। ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई? कुछ नहीं करा है, बस इस स्टेटमेंट में p टेंड्स टू इन्फिनिटी करा है। p जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, ज़ाई आई पी। ये जो ज़ाई आई पी वाली सीक्वेंस है वो किस टाइप की है, ज़ाई आई पी, जहाँ पे p वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, i हमारा कोई भी फिक्स्ड i है। तो ये वाली सीक्वेंस आपको पता है किस पे कन्वर्ज करती है, ज़ाई आई पे। ये हमने अभी देखा ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वाले में कि अगर 1 वाली सीक्वेंस होगी तो वो ज़ाई 1 पे कन्वर्ज करेगी, 2 वाली होगी तो ज़ाई 2 पे। तो ऐसे ही ज़ाई आई पी किस पे कन्वर्ज करती है, ज़ाई आई पे। तो हमने p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया, तो ज़ाई आई एम माइनस ज़ाई आई आया, ith कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एम माइनस ith कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो डिफरेंस ऑफ ith कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एम माइनस ith कोऑर्डिनेट ऑफ x टू द पावर 2, i रनिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1/2 लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या है, डेफिनेशन किसकी है, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स की है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट अब मैं कैसे लिख सकती हूँ कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट फॉर एवरी m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। क्योंकि अब मेरा p हट गया है ना पिक्चर से, मैंने ऑलरेडी p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया है, तो p मेरा पिक्चर से हट गया है, अब यहाँ पे लिमिट आ गई है। तो फॉर एवरी m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और वो हमारी क्या बताती है कि जो एक्चुअल सीक्वेंस एक्स एम है के एन में, वो x पे कन्वर्ज करती है एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ पे x कोई भी एलिमेंट है किसका, के एन का। ठीक है, x के एन का एलिमेंट है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब मैंने आपको बताया था कि जिस पे भी ये कन्वर्ज करेगी, अगर ये सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स की है तो जो आंसर होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर ये सीक्वेंस आर एन की है तो जो आंसर होगा वो भी आर का होगा। तो उसी हिसाब से ये टपल्स जो बनेंगे वो या तो आर एन के होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स सी एन के होंगे। तो इसीलिए इन जनरल जो हमारा x होगा वो भी के एन में बिलोंग करेगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमने एक्स एम कोई भी आर्बिट्ररी सीक्वेंस चुनी थी, देयरफॉर आर एन और सी एन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट स्पेस हो गया। और इसीलिए के एन विद नॉर्म 2 हमारा बानाक स्पेस बन गया। ये थी आपकी एक एग्जाम्पल। ऐसी दूसरी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल समझ आई है तो दूसरी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आएगी, अगर ये समझ में नहीं आई तो दूसरी एग्जाम्पल समझने में थोड़ी और मुश्किल आएगी। बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।